वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11th के लिए उर्दू का सबक नंबर 1 पढ़ाऊंगी। सबक नंबर 1 है सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह की। तो ये चैप्टर एक दास्तान है और इसके मुसन्निफ़ हैं मीर अमन। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख लेना। तो बच्चों, ये चैप्टर एक दास्तान है, तो सबसे पहले आपको दास्तान के बारे में जानना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में दास्तान से मुतालिक सवालात ज़रूर पूछे जाएंगे। फिर मैं आपको इस चैप्टर के मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ाऊंगी, सभी अल्फाज मायने पढ़कर बताऊंगी ताकि आपकी उर्दू की वर्ड पावर बढ़ सके। फिर चैप्टर का खुलासा, सभी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर दो लफ्ज़ों में बात की जाए कि दास्तान किसे कहते हैं, तो दास्तान किस्से होते हैं। ये तवील या मुख्तसर दोनों तरह के हो सकते हैं। पहले के ज़माने में बादशाहों के दरबार में बैठकर बहुत बड़े बड़े किस्से सुनाए जाते थे। तो दास्तान इस तरह के किस्से होते हैं कि इसके अंदर भूत प्रेत जिन वगैरह की हैरत अंगेज़ कारनामे बहुत ज़्यादा तजस्सुस के साथ सुनाए जाते हैं कि पढ़ने वाले की क्यूरियोसिटी एंड तक बरकरार रहती है कि आगे चलकर कहानी में क्या होगा। इसमें किस्से के अंदर से कहानियाँ किस्से निकले हुए होते हैं। तो आप एग्ज़ाम में इस बात को किस तरह से लिखोगे वो पढ़कर बता देती हूँ। दास्तान आमतौर पर एक तवील और मुख्तसर किस्से को कहते हैं, जिसमें वाक़ियात को इस पुरकशिश अंदाज में सुनाया जाता है कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी अंत तक बरकरार रहे कि आगे क्या होगा। दास्तान में आम वाक़ियात के अलावा फ़ौकुल फितरत जैसे वाक़ियातों को पेश किया जाता है, जैसे कि जिन परी देव वगैरह के हैरत अंगेज़ कारनामे जो कि इससे पहले इंसानों ने नहीं सुने होते हैं। हुस्न व इश्क की रंगीन बातें भी शामिल होती हैं। शहज़ादों परियों की मुलाकातों को बहुत अच्छे अंदाज में जुस्तजू के साथ बयान किया जाता है। इश्क की बातों में छोटी बड़ी वारदातें, पेचीदगियाँ, उलझनें वगैरह शामिल होती हैं। ज़बान व बयान की दिलकशी और लताफत दास्तान के वे लाजमी अज्जा हैं जो कारी के लिए दिलचस्पी और मुसर्रत का सामान फराहम करते हैं। याद रखोगे कि ज़बान व बयान की दिलकशी और लताफत ये ऐसे लाजमी अज्जा हैं, यानी कि ये ऐसी लाजमी चीज़ें हैं दास्तान के लिए जो कारी के लिए दिलचस्पी और मुसर्रत का सामान फराहम करते हैं। आम तौर से दास्तान के अंदर किस्सों के कई सिलसिले होते हैं या एक किस्से के अंदर से कई किस्से बयान किए जाते हैं। कदीम ज़माने में दास्तान को शाही दरबार से वाबस्ता होते थे। दास्तान को यानी कि दास्तान सुनाने वाले शाही दरबार से जुड़े होते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में राजा के दरबार के अंदर दास्तानें सुनाई जाती थी। वे दास्तानें सुनाकर बादशाहों का दिल बहलाते थे। दास्तानें सुनने और सुनाने का रिवाज उस टाइम पर आवाम के अंदर आम था। उर्दू ज़बान की बहुत सी दास्तानें संस्कृत से माखूज़ हैं, यानी कि संस्कृत से ली गई हैं। ये दास्तानें अरब व ईरान पहुँची। समझ में आए कि उर्दू की दास्तानें सबसे पहले बहुत सारी दास्तानें संस्कृत से ली गई थी, फिर उर्दू के अंदर फिर इसके बाद ये दास्तानें अरब व ईरान पहुँची। अरबी और फ़ारसी में इनके तर्जुमे हुए, फिर हिंदुस्तान वापस आकर उर्दू के अंदर नमूदार हुई। बेताल पच्चीसी, कलिया व दमना, सिंहासन बेतीसी, तोता मैना की कहानी और गुल बकाओ अली वगैरह इसी तरह की दास्तानों के नाम हैं। कुछ दास्तानें ऐसे भी हैं जो अरब व ईरान में पैदा हुई और वहाँ से हिंदुस्तान आई और यहाँ पर आकर उन दास्तानों के तर्जुमे हुए। मिसाल के तौर पर सबरस, अल्फ लैला वगैरह। समझ में आया कि कुछ दास्तानें ऐसी भी हैं जो अरब व ईरान में पैदा हुई और हिंदुस्तान आई और यहाँ पर हिंदुस्तान में आने के बाद उनके तर्जमे हुए, जैसे कि सबरस, अलिफ लैला वगैरह। इसके अलावा कुछ दास्तानें ऐसी भी हैं जो शायद ईरान से आई हों लेकिन हिंदुस्तान में ज़ुबानी तौर पर सुनाने के बाद बदल गईं और उनके अंदर मकामी रंग इख्तियार कर लिया। इनमें दास्तानें अमीर हमज़ा ख़ास करके मशहूर है और एक तवील दास्तान तिलस्म होशरुबा बहुत मशहूर है। मीर अमन की बागो बहार भी इसी से माखूज़ है, लेकिन दरअसल उर्दू की दास्तानें बनकर बेहद मकबूल हुई। समझ में आया कि कुछ ईरानी दास्तानें हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान आने के बाद ये यहाँ के मकामी रंग में घुल मिल गईं, जैसे कि दास्तानें अमीर हमज़ा ख़ास करके उनकी एक तवील दास्तान तिलस्म होशरुबा बहुत मशहूर है। मीर अमन की बागो बहार भी इसी से माखूज़ है।
لیکن دراصل اردو کی داستان بننے کے بعد یہ بے حد مقبول ہوئی۔ کچھ داستانیں جیسے کہ فسانہ عجائب، سروش سخن، رانی کیتکی کی کہانی وغیرہ اصل میں اردو میں ہی لکھی گئی داستانیں ہیں۔ یہ کتابیں اگرچہ داستان کی تعریف پر پوری نہیں اترتی ہیں، مگر ان کے اندر داستانی عناصر کا غلبہ ہونے کی وجہ سے ان کو داستان ہی کہا جاتا ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کی افسانہ آزاد نئے اور پرانے کے امتزاج کی ایک دلچسپ مثال ہے، کیونکہ یہ داستان کے طرز پر لکھی گئی ہے لیکن اسے ایک ناول کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے سبھی مشہور داستانوں کے نام کہ وہ کس طرح سے بنی ہیں سب پڑھ کر بتا دیا ہے۔ آپ ایگزام میں اس کو اپنے لفظوں میں بھی بنا کر لکھ سکتے ہو۔ اب اس چیپٹر کے مصنف کے بارے میں پڑھیں گے۔ مصنف کا نام ہے میر امن۔ ان کی پیدائش ہوئی تھی 1750 میں، انتقال ہوا تھا 1837 میں۔ تو میر امن دہلی کے رہنے والے تھے۔ جب دہلی کے حالات خراب ہو گئے، انگریزوں نے دہلی پر اپنا قبضہ کر لیا تو بہت سے ادیبوں اور شاعروں نے دلی چھوڑ دی اور میر امن نے بھی دلی چھوڑ دی۔ میر امن نے دلی سے کلکتہ جا پہنچے اور فورٹ ولیم کالج میں جاب کرنے لگے۔ یہاں انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے اردو کے استاد ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر انگریز طلباء کو اردو سکھانے کے لیے قصہ چار درویش کا ترجمہ باغ و بہار کے نام سے کیا۔ فورٹ ولیم کالج آنے کے بعد میر امن نے کیا کیا کہ استاد ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر انگریز اسٹوڈنٹس کو اردو سکھانے کے لیے قصہ چار درویش کا ترجمہ باغ و بہار کے نام سے کیا۔ یہ ترجمہ 1802 میں مکمل ہوا لیکن پبلشڈ 1804 میں ہوا۔ اس سال میر امن نے گنج خوبی نامی داستان بھی لکھی۔ 1804 میں میر امن نے لکھا کہ باغ و بہار کی زبان وہی ہے جو دہلی کے بچے بوڑھے جوان مرد عورت اور ہندو مسلمان بولتے ہیں، یعنی کہ عام بول چال کی بھاشا کے لفظوں کا استعمال کیا۔ میر امن سے پہلے میر عطا حسین خاں تحسین بھی نو طرز مرثاہ کے نام سے اس قصے کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ میر امن نے گنج خوبی نام کی داستان لکھی۔ میر امن نے باغ و بہار کی زبان وہی لکھی جو کہ عام زبان تھی، یعنی کہ میر امن نے سب سے پہلے قصہ چار درویش کا ترجمہ باغ و بہار کے نام سے کیا، پھر میر عطا حسین خاں تحسین نے قصہ چار درویش کو نو طرز مرثاہ کے نام سے دوبارہ سے اس کا ترجمہ کیا۔ باغ و بہار میں 5 قصے ہیں، 4 درویشوں کے قصے اور 5واں قصہ خواجہ سگ پرست کا قصہ، بادشاہ اسعد بخت کا قصہ دراصل سگ پرست کا قصہ ہے۔ باغ و بہار میں ہر قسم کے فوق و فطری عناصر موجود ہیں، یعنی کہ داستان میں باغ و بہار میں دیو پری بلائے جادوگر عجیب الخلقت جانور، اس میں اس زمانے کی تہذیب اور معاشرت کی بھی عکاسی کی گئی تھی اس داستان کے اندر۔ میر امن کی زبان بالکل سادہ اور محاورے والی تھی۔ فارسی اور عربی لفظوں کے ساتھ ہندی زبان کا بھی بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا گیا تھا۔ قافیہ بندی اور کہاوتوں کے استعمال نے زبانوں کو مزید لطف اندوز بنا دیا تھا۔ باغ و بہار میں اخلاقی رنگ بھی ہے اور حسن و عشق کی رنگینیاں بھی۔ ان میں اچھی داستان کی ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ غالباً کسی بھی مجموعے میں داستان کی طرح سے نہیں سنائی گئی ہے۔ تو یہاں سے میں نے آپ کو مصنف کا انٹرو بھی پڑھ کر بتا دیا ہے۔ تو سبق کا نام ہے سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی۔ تو اس چیپٹر کے اندر مصنف میر امن نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کسی بھی بڑے مرتبے والے انسان کو کسی بھی چیز کو بار بار اہمیت نہیں دینی چاہیے، یہ اس کے مرتبے پر شعبہ نہیں دیتا ہے، اور کسی بھی بادشاہ یا کسی بھی بڑے مرتبے والے انسان کو کوئی بھی فیصلہ ترنت نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان 2 مورل باتوں کو انہوں نے یہاں پر بہت دلچسپ انداز کے اندر اس چیپٹر کے اندر بیان کیا ہے۔ پر سب سے پہلے میں آپ کو الفاظ معنی پڑھ کر بتاؤں گی، کیونکہ اگر الفاظ معنی نہیں جان پاؤ گے تو ایگزام کے اندر آپ کو لکھنے میں دقت آئے گی، ورڈ پاور بھی آپ کی اسٹرانگ نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو چیپٹر اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو سبھی بچے دھیان سے سن لیں گے، پڑھ کر بتاتی ہوں۔ سرگزشت کہتے ہیں گزرا ہوا احوال یا واقعہ، اسباب کہتے ہیں سامان یا مال کو، آبدار یعنی کہ چمکدار، کسو کہتے ہیں کسی کو،
मज़ाहिम यानी कि रुकावट डालने वाला। उमरा कहते हैं अमीर की जमा या फिर दौलतमंद। एलची कहते हैं सफ़ीर को। सफ़ीर का मतलब है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बादशाह की तरफ से किसी इंसान को दूसरे बादशाह के दरबार में दूसरे बादशाह से मिलने के लिए भेजा जाता है, तो उसको सफ़ीर कहते हैं। समझ में आया? सफ़ीर कौन है? एक मुल्क से बादशाह की तरफ से भेजा गया वो आदमी जो दूसरे मुल्क में बादशाह के दरबार में जाकर बैठता है और वहाँ के बारे में नॉलेज वगैरह लेता है या तोहफे वगैरह साथ लेकर जाता है वगैरह वगैरह। सर बेसर का मतलब है शुरू से आखिर तक। फिल वाक़े यानी कि हकीकत में। कभो यानी कि कभी। कलमर्द यानी कि सल्तनत। खुशगोई यानी कि अच्छी गुफ्तगू। अरकाने दौलत यानी कि हुकूमत के कारिंदे। नेशापुर ईरान का एक मशहूर शहर का नाम है जो कि इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़कर पता चलेगा। कल्बाए आलम यानी कि बादशाहों का लक़ब। व इल्लाना वरना। बईद यानी कि दूर। रूबरू आमने सामने। तकसीर कहते हैं कसूर को। शायद की बाशत यानी कि शायद ऐसा ही हो। बंदी खाना यानी कि कैद खाना। इकबाल कहते हैं खुशनसीबी। इल्तमास दरख्वास्त। लासानी यानी कि बेमिसाल। नस्ब करना यानी कि गाड़ना या लगाना। दरोग कहते हैं झूठ को। शहरयार यानी कि बादशाह। माखूज होना यानी कि गिरफ्तार होना। दरगुजर करना यानी कि माफ़ करना। पजीरा होना यानी कि कबूल होना। जिंदा यानी कि कैद खाना। माजरा यानी कि किस्सा। विरासत यानी कि ठीक या दुरुस्त। दरगुजर करना यानी कि माफ़ करना। कलबा का कहते हैं काबे शरीफ की तरह काबिल एहतराम मुराद वालिद। उर्दू में आम तौर पर बाप को कल्बा काबा कहकर मुखातिब करते हैं। बेबहा यानी कि बहुत कीमती। मिसकाल एक वज़न जो 4.5 माशे के बराबर होता है। चैप्टर पढ़ोगे तो मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगी। सनदे राहदारी यानी कि वीज़ा यानी कि मुल्क में आने जाने का इजाज़तनामा। ज़माना साजी यानी कि ज़ाहिरदारी। रकम कहते हैं असल मायने में गिनती। सलाह दौलत यानी कि हुकूमत की मसलिहत यानी कि मुनासिब सलाह। तो यहाँ से मैंने आपको सभी अल्फाज मायने पढ़कर बता दिए हैं। अब सबक का खुलासा समझाती हूँ कि इस चैप्टर में क्या बात बताई गई है। तो इस चैप्टर में ये चैप्टर मीर अमन की मशहूर किताब किस्सा 4 दरवेश के एक बाब का एक पार्ट का हिस्सा है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इस किताब में 4 दरवेशों के किस्से हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है इसके अंदर ये किस्सा एक बादशाह आज़ाद बख्त का है। तो ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। यहाँ पर दरवेशों का हाल सुनकर आज़ाद बादशाह अपना हाल सुना रहा है। यानी कि दरवेशों की बातचीत सुनने के बाद आज़ाद बख्त बादशाह अपने बारे में अपना हाल सुना रहे हैं कि जब उसके वालिद की वफ़ात होती है तो उनके इंतकाल के बाद वे तख्त पर बैठ जाते हैं, यानी वालिद के बाद ख़ुद बादशाह बन जाते हैं। इत्तिफ़ाक़न 1 साल बाद कोई सौदागर तिजारत का सामान बदखुशा मुल्क से लेकर आया। जब आज़ाद बख्त बादशाह तख्त पर बैठ जाते हैं तो 1 साल बाद कोई ताजिर सामान बेचने के लिए बदखुशा मुल्क से उनके दरबार में आया और साथ के अंदर बहुत सारे तहफ़ यानी कि तोहफे लेकर आया। और डिबिया के अंदर एक ख़ास खुश रंग लाल यानी कि बहुत कीमती पत्थर जो चमकदार और चमकदार कदर व कामत दुरुस्त और वज़न में 5 मिसकाल था। 1 मिसकाल किसके बराबर होता है? 4.5 माशे का। तो ये जो कीमती पत्थर था 5 मिसकाल का था। बादशाह ये लाल देखकर हैरान रह गया। उसने उससे पहले ऐसा लाल कभी नहीं देखा था, इसलिए वे रोज़ाना उस लाल को दरबार में मंगाकर बार बार देखता और उसकी तारीफ़ करता। उसके वज़ीर को बादशाह की यह हरकत पसंद न आई और उसने बादशाह से कह दिया कि दरबार में और भी दूसरे मुल्कों के आए हुए एलची हैं। अभी मैंने एलची का मतलब समझा दिया था कि दूसरे मुल्क के आए हुए बादशाह का भेजा हुआ कोई आदमी राजा के दरबार में तो अपने अपने शहर में जाकर क्या कहेंगे कि देखो अजीब बादशाह है, एक लाल कहीं से पाया है और रोज़ दरबार में मंगाकर इसकी तारीफ़ करता है, सबको दिखाता है। बस जो बादशाह यह राजा सुनेगा मजलिस में हंसेगा।
پھر وزیر نے کہا کہ نیشاپور میں ایک ادنا سوداگر ہے جس نے لال کے 12 دانے، جن میں سے ہر ایک 7 مسکال کا تھا، کتے کے پٹے میں نصب کروا کے باندھ دیے ہیں۔ وزیر نے بادشاہ کو کیا بتایا کہ نیشاپور کے اندر ایک ادنا سا سوداگر ہے جس نے جو لال آپ کے پاس تو 5 مسکال کا ہے، اس کے پاس 7 مسکال کے ایسے بہت سارے لال ہیں، اور اس نے اس کے 12 دانے کتے کے پٹے کے اندر بندھوا کے کتے کے پٹے میں ڈال دیے ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بہت غصہ ہوئے اور وزیر کو گردن مارنے کا یعنی کہ قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جلاد جب اس کو مارنے کے لیے لے کر چلے تو فرنگ کے بادشاہ کی ایلچی نے اسے روک لیا اور بادشاہ سے کہا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، مگر اس کا جھوٹ ثابت تو نہیں ہوا، اس لیے بے گناہ کا قتل کرنا درست نہیں ہے۔ اس نے تمام عمر آپ کی خدمت کی ہے اور نمک حلالی بھی، اس کی کیا بھول ہو جائے گی؟ بادشاہ نے وزیر کو قتل کرنا چاہا، مگر ایلچی نے کہا آپ اسے 1 سال کے لیے قید کر لیں، اگر اس نے جو بتایا ہے سچ ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اور اگر کتے کے گلے میں لال ہیں یہ ثابت نہ ہوا تو اسے سخت سزا دیجیے گا۔ تو اس ایلچی نے، فرنگ کے بادشاہ کے ایلچی نے وزیر کو بادشاہ کے قتل سے بچا لیا، مطلب بادشاہ کے ذریعے وزیر کو مارنے سے بچا لیا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کسی بھی بڑے انسان کو ترنت نہیں لینا چاہیے۔ تو پورا ہی چیپٹر میں نے پڑھ کر بتا دیا ہے۔ اب ایگزام سے ریلیٹڈ ہے، سبھی بچے دھیان سے سنیں گے کہ درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ تو ایگزام کے اندر بھی آپ کو چیپٹر کی کوئی عبارت دے دی جائے گی اور اس سے متعلق کچھ سوال پوچھے جائیں گے، تو پڑھ کر بتاتی ہوں۔ تو یہ کہانی، یہ قصہ، یہ چیپٹر ان اشعار سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اے شاہ و بادشاہ کا اب ماجرا سنو، جو کچھ کہ میں نے دیکھا ہے اور ہے سنا سنو، کہتا ہوں میں فقیروں کی خدمت میں سر بسر، احوال میرا خوب طرح دل لگا سنو۔ میرے کلبے کہا نے جب وفات پائی، یعنی کہ والد صاحب نے جب میرے وفات پائی اور میں اس تخت پر بیٹھا، عین عالم شباب کا تھا اور سارا یہ ملک روم کا میرے حکم میں تھا، اتفاق سے 1 سال کوئی سوداگر بدخشاں کے ملک سے آیا اور اسباب تجارت کا بہت سا سامان لے کر آیا۔ خبرداروں نے میرے حضور میں خبر کی کہ ایسا بڑا تاجر آج تک شہر میں نہیں آیا۔ میں نے اس کو طلب فرمایا، یعنی کہ بادشاہ نے تاجر کو اپنے پاس بلایا۔ وہ تحفے ہر ایک ملک کے لائق میری نظر کے لے کر آیا۔ فی الواقع ہر ایک جنس بے بہار نظر آئی، چنانچہ ایک ڈبیا میں ایک لال تھا، نہایت خوش رنگ اور آبدار، قدر و قامت درست اور وزن میں 5 مسکال۔ میں نے باوجود سلطنت کے ایسا جواہر کبھی نہ دیکھا تھا، یعنی کہ بادشاہ نے کہا کہ میں نے راجا ہوتے ہوئے بھی اتنا بڑا لال کبھی نہ دیکھا تھا، نہ کسی سے سنا تھا، نہ پسند کیا۔ سوداگر کو بہت سا انعام و اکرام دیا اور سند راہداری کی لکھ دی، یعنی کہ ویزا دے دیا کہ اس سے ہماری تمام کلمروں میں، یعنی کہ پورے ملک میں کوئی مزاحم مسہول کا نہ ہوا، یعنی کہ اس کو ہمارے پورے ملک میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، جہاں جاوے اس کو آرام سے رکھے۔ وہ تاجر جر حضور میں دربار کے وقت حاضر رہتا اور آداب سلطنت سے خوب واقف تھا، یعنی کہ سلطنت کے آداب سے واقف تھا اور تقریر و خوشگوئی اس کے لائق سننے کی تھی، اور میں اس لال کو ہر روز جواہر خانے سے منگوا کر سرے دربار دیکھا کرتا تھا۔ تو سوال نمبر 1 ہے کہ اس اقتباس کے سبق اور مصنف کا آپ کو نام بتانا ہے۔ دوسرا سوال ہے آزاد بخت بادشاہ نے اپنی سرگزشت کس طرح شروع کی؟ تو آزاد بخت نے اپنی سرگزشت اپنی بات 2 اشعار سے شروع کی اور پھر بتایا کہ اپنے والد کے انتقال کے بعد وہ عالم جوانی میں ملک روم کے تخت پر بیٹھا تھا۔ خبرداروں نے بادشاہ کو کیا خبر دی؟ تو خبرداروں نے یہ خبر دی کہ ملک بدخشاں کا کوئی سوداگر آیا ہے اور اس کے پاس تجارت کا بہت سا سامان ہے۔ جنس بے بہا کیا چیز تھی؟ تو جنس بے بہا ایک ڈبیا میں رکھا ہوا لال تھا، قیمتی پتھر تھا جو نہایت خوش رنگ اور آبدار، قد و قامت درست اور وزن میں 5 مسکال کا تھا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر سوداگر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو بادشاہ نے لال لے کر سوداگر کو بہت سا انعام و اکرام دیا اور ایک سند راہداری لکھ دی تاکہ وہ سلطنت میں جہاں جائے اسے کوئی روکے ٹوکے نہیں۔
नेशापुर के कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं, वो भी हैंड टू हैंड पढ़कर बता देती हूँ। नेशापुर के सौदागर ने अपने कुत्ते के साथ क्या किया? तो नेशापुर के सौदागर ने 12 दाने लाल के एक पट्टे में नस्ब करके कुत्ते के गले में डाल दिए थे। बादशाह ने वज़ीर की गर्दन मारने के लिए क्यों कहा? 12 दाने लाल के कुत्ते के गले में नस्ब करने और कुत्ते के गले में डालने वाली बात सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और इस बात को झूठ समझकर उसने खिसियाकर वज़ीर की गर्दन मारने का हुक्म दिया। एलची ने दस्त बस्ता खड़े होकर क्या कहा? एलची ने बादशाह से दस्त बस्ता कहा कि वज़ीर का दरोग अभी साबित नहीं हुआ है जुर्म और अभी बेगुनाह का कत्ल करना दुरुस्त नहीं। एलची ने ये क्यों कहा कि ऐसे तोहफे अक्सर सौदागरों और फ़कीरों के हाथ आते हैं? तो एलची ने ऐसा इसलिए कहा कि सौदागर सामान्य तिजारत लेने के लिए मुल्कों जाते हैं, इसी तरह फ़कीर भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क आते जाते रहते हैं और किसी न किसी जगह उन लोगों को कोई कीमती नायाब शे मिल ही जाती है। अगला सवाल है, इन लफ्ज़ों को सही कर लिखना है। तो यहाँ पर ये की जगह ये है यह लिखेंगे। मीर अमन के दौर में झूठ की बजाय झूठ और ये की बजाय ये लिखा जाता था। इसी तरह कुछ अल्फाज हैं जैसे कि सुल्तान की जमा सलातीन और सलातीन की जमा सलातीनों बनाई गई। अब है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। दास्तान किसे कहते हैं और इसकी अहम खसूसियात क्या हैं? तो मैंने आपको पढ़कर बता दिया है कि एग्ज़ाम में किस तरह लिखोगे। एक बार और पढ़कर बता देती हूँ। दास्तान एक तवील और मुसलसल किस्सा होता है। तवील और मुसलसल किस्सा होता है जिसमें किस्सों के कई सिलसिले एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दास्तानें आमतौर पर ज़बानी सुनाई जाती थीं। दास्तान को यानी कि सुनाने वाले अपने हादसे की बदौलत यानी कि दिमाग की मेमोरी की बदौलत कई किस्से बयान करता और बाद में उन्हें तहरीर कर लिया करता यानी कि लिख लिया करता। उर्दू में संस्कृत के अलावा अरबी और फ़ारसी दास्तानें हिंदुस्तान पहुँची और यहाँ इनके तर्जुमे हुए, जिन्हें दास्तान को हज़रात ने ज़बानी याद किया। इसमें कुछ इजाफ़ा भी किया, कहीं हालात और वक्त के मुताबिक कमी भी की। दास्तान की अहम खसूसियत ये है कि इनमें आम तौर पर माफ़िकुल फितरत वाक़ियात पेश किए जाते हैं, जैसे कि जिन, देव, परी वगैरह के कैसे कारनामे होते हैं जिन्हें इंसान अंजाम नहीं दे सकते। इसके अलावा हुस्न व इश्क की रंगीन बातें, शहज़ादों और शहज़ादियों की मुलाकातें, परियों का इंसान पर फरिश्ता यानी कि फ़िदा होना, जादूगर या देव का शहज़ादों और इंसानों से इंतकाम लेना, वाक़ियात में पेचीदगियाँ, उलझनें और हैरत अंगेज़ बातें शामिल होती हैं। दास्तान की और अच्छी खसूसियत ये है कि अच्छी ज़बान व बयान की दिलकशी और लताफ़त भी एक दास्तान की ख़ास खसूसियत है। याद रखोगे कि एक अच्छी ज़बान होनी चाहिए दास्तान लिखने के लिए, ताकि सभी पढ़ने वाले आसानी से उसको समझ सकें। जिस तरह टीवी पर कई एपिसोड पर मुश्तमिल सीरियल दिखाए जाते हैं, पुराने ज़माने में दास्तान यही किरदार अदा किया करती थी, क्योंकि इंसान की दिलबस्तगी और दिलचस्पी का कोई दूसरा सामान नहीं था। इसलिए उस ज़माने में दास्तानें पार्ट्स के अंदर सुनाई जाती थी। अगला सवाल है, मीर अमन के तर्ज़ तहरीर की अहम खसूसियात बतानी है, यानी कि मीर अमन किस्से, कहानियाँ, दास्तान किस तरह से, कौन सी लैंग्वेज में, कौन से तरीके से लिखते थे। तो मीर अमन के तर्ज़ तहरीर की अहम खसूसियत ये है कि उन्होंने बाग़ो बहार के किस्सों को सादा व सलीस ज़बान में लिखा। उनके कहने के मुताबिक ठेठ ज़बान में फ़ारसी से तर्जुमे की, यानी दिल्ली वालों की रोज़मर्रा और अहले ज़बान के मुहावरों के मुताबिक उन्होंने किस्सा लिखा। बयान में ऐसी सादगी है कि इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं सादगी। वाक़या ये है कि मीर अमन का इस तर्ज़ तहरीर ने जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद रखी, यानी कि ये जो अब आपका जदीद उर्दू नस्र है, यानी कि उर्दू लिटरेचर का आपका जो टाइप है, तो मीर अमन की जो लिखने का तरीका है उसने इसकी बुनियाद रखी। मीर अमन के तर्ज़ बयान की एक खूबी ताज़गी और शगुफ्तगी भी है। फ़ारसी और अरबी अल्फाज के साथ साथ हिंदी अल्फाज का भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। बादशाह ने सौदागर को क्या सहूलियतें दे रखी थी? बादशाह ने सौदागर को बहुत सा इनाम व इकराम देने के अलावा सहूलियतें दे रखी थीं कि
उसे एक सनद राहदारी लिख दी कि वे तमाम सल्तनत में बआसानी आ जा सके और उसे कोई रोके टोके नहीं। उसको आराम से रखा जाए, उससे कोई महसूल टैक्स वगैरह न लिया जाए। वे सौदागर सल्तनत के मैनर से, आदाब से खूब वाकिफ़ था और हर तकरीर व खुशगोई में माहिर था, इसलिए दरबार के वक्त वे दरबार में मौजूद होता था। वज़ीर ने बादशाह को क्या नसीहत की? वज़ीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह को एक पत्थर की इतनी तारीफ़ करना ज़ेब नहीं देता है। अगरचे ये संग लाल है, रंग ढंग में लासानी है, लेकिन फिर भी एक संग पत्थर ही है। इस दरबार में दूसरे मुल्कों के सफ़ीर हाजिर हैं। जब ये अपने शहर वापस जाएंगे तो वहाँ जाकर बताएंगे कि अजीब बादशाह है कि लाल को ऐसा तोहफ़ा बनाया कि हर रोज़ दरबार में मंगवा कर देखता है और आपकी तारीफ़ करके सबको दिखाता है, लाल की तारीफ़ करके। बस जो बादशाह राजा ये हाल सुनेगा अपनी मजलिस में खूब हंसेगा। बादशाह ने वज़ीर को सज़ा क्यों दी? वज़ीर ने बादशाह से कहा कि नेशापुर में एक अदना सौदागर है, उसने 12 अदद लाल, जिनमें एक लाल का वज़न 7 मिस्काल का है, एक कुत्ते के पट्टे में नस्ब करा के कुत्ते के गले में डाल दिए हैं। बादशाह को ये सुनकर गुस्सा आया और वे समझा कि वज़ीर उस पर तंज कर रहा है और झूठ बोल रहा है। चुनांचे खिसियाकर वज़ीर की गर्दन मारने की सज़ा दी। फिरंग के बादशाह के सफ़ीर ने वज़ीर को सज़ाए मौत से कैसे बचाया? जिस वक्त जल्लाद वज़ीर को गर्दन मारने के लिए ले जा रहे थे, फिरंग के बादशाह सफ़ीर एलची ने आज़ाद बख्त से कहा कि मैं इसकी तकसीर से वाकिफ़ हूँ, लेकिन अभी इसका झूठ साबित नहीं हुआ है। मुमकिन है कि इसने जो कुछ भी कहा हो सच कहा हो। अभी बेगुनाह को कत्ल करना दुरुस्त नहीं। अगर वज़ीर कसूरदार है तो उसे कैद करने का हुक्म दे, क्योंकि वज़ीर बादशाहों की अकल होते हैं और बादशाह के लिए ये मुनासिब नहीं कि झूठ सच साबित हुए बगैर उसके कत्ल का हुक्म दे दिया जाए। बेहतर यही है कि इसे कैद खाने में बंद कर दिया जाए और 1 साल में अगर ये मालूम हो जाए कि लाल कुत्ते के गले में है तो इसकी निजात हो जाए, और ये बात अगर गलत साबित हो तो फिर इसे मारा जाए। इस तरह वज़ीर उस वक्त गर्दन मारने से बच गया। अमली काम है, स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने आप पढ़ लेंगे।